Hello everyone, I am Harshal Chaudhary. Welcome to the lecture. Topic for today is the strategy for reading Election Commission of India. इस टॉपिक से प्रीलिम्स में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से टॉपिक से मेंस में और 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन आ सकते हैं हम उस पर फोकस करेंगे. बिफोर वी बिगिन, आप अनअकैडमी प्लस में सब्सक्राइब करके मेरे सारे कोर्सेज और एमपीपीएससी के दूसरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं. यू कैन यूज माई कोड टॉप एमपीपीएससी. इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. नेक्स्ट, हर एक दिन रात को 9 बजे मेरा यूट्यूब में एक सेशन होगा जिसमें मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा. एंड अगेन अनअकैडमी ऐप पे हर सैटरडे को एक स्पेशल क्लास होगी 9 से 10 जिसमें मैं अलग अलग टॉपिक्स एमपीपीएससी के कवर करने वाला हूँ. लेट्स लुक एट सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिससे आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. पहला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. आपको ये क्वेश्चन हमेशा तैयार करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी बॉडी दी हुई है, may it be CAG, may it be Election Commission, may it be UPSC, may it be state PSCs, may it be any other body for that sake. जैसे कि ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन दिया हुआ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. सपोज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है तो वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी बॉडीज दी हुई हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप हमेशा सॉल्व कर पाएंगे. ओके तो जैसे फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन भी दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर आर्टिकल लिंक्ड होता है हमेशा, जैसे कि इलेक्शन कमीशन से 324 है. ओके 280 में फाइनेंस कमीशन दिया हुआ है. तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं. शेड्यूल कास्ट कमीशन है कि नहीं है, ओबीसी कमीशन है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आप हमेशा देख लेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आप हमेशा आंसर कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम. विच स्टेटमेंट अबाउट इलेक्शन कमीशन इज नॉट करेक्ट. ओके आपको हमेशा इस वर्ड पे फोकस करना होता है. प्रीलिम्स में कई बार स्टूडेंट से गलती होती है कि वो नॉट नहीं देखते, पॉजिटिव स्टेटमेंट को टिक कर देते हैं. तो नॉट लिखा हुआ है, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर में ही नॉट कैपिटल्स में लिखा होता है, और अगर नहीं भी लिखा है तो हमको थोड़ा सा कॉशियस रहना है. यहाँ पे प्रीलिम्स की एक बेसिक सी ट्रिक है. अब ऑप्शंस में दिया हुआ है कि इट इज अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी. क्या इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट बॉडी है, वो हम आगे देखेंगे. इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस. तो क्या इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के और इवन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शन करवाता है. नेक्स्ट है आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेजेस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इलेक्शन कमीशन. तो क्या आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, और दिस इज एन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन. क्या ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन है. तो आपको पता होगा हमारे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जब प्रोविजंस आए तो उसमें 243 के आया जो पंचायत के इलेक्शंस के लिए था, और सिमिलरली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के लिए एक और आर्टिकल बना. उसके तहत स्टेट इलेक्शन कमीशंस बनाए गए थे, और स्टेट इलेक्शन कमीशंस लोकल बॉडीज के इलेक्शन करते हैं. मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, बी इज नॉट करेक्ट, बट विल स्टडी दैट लेटर ऑन. ओके तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में. तो आप ये समझ के रखें कि प्रीलिम्स में सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का स्ट्रैटेजी रहता है कि सिर्फ फैक्चुअल चीजें पूछी जाएंगी, सिर्फ फैक्चुअल चीजों पे ही क्वेश्चंस बनते हैं. तो ऐसा नहीं है. इस तरीके के क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स में आते हैं, और ये बिल्कुल भी फैक्चुअल नहीं है, पूरा डिटेल बेस्ड क्वेश्चन है. जब आप पूरा चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बनेगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्शन कमिश्नर्स आर देयर इन इलेक्शन कमीशन. ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है. जैसे 3 होते हैं, फिलहाल 3 है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं. तो इस तरीके के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट आपको ऐसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर करना है चैप्टर को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है. तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो भी होती हैं मोस्टली हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वही अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल. ओके ऑन द एडवाइस ऑफ एक बॉडी बना दी जाती है. जैसे आप कभी ह्यूमन राइट्स कमीशन देखेंगे तो उसमें एक सिलेक्शन के लिए एक कमिटी बना दी गई है जिसमें प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है. तो इस तरीके के लोग रहते हैं, वो लोग रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन फाइनल अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होती है. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. यहाँ पे नॉट नहीं लिखा हुआ है, तो हमको सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे बताना है. 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. अगेन ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये डिटेल में पढ़ने वाला क्वेश्चन ही है. तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हमें प्रिपेयर रहना है. पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है द पावर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स वैरी इन मेनी मैनर्स. मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के और दूसरे जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं
उनके पावर में बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। पहला स्टेटमेंट है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप डिटेल में उनके पावर्स को पढ़ेंगे। सो इट इज़ नॉट फैक्चुअल। ओके, अगला स्टेटमेंट है, द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर आर सिमिलर टू दैट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। ओके, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ड्रॉ किया जाता है। और सैलरी के बारे में आपको जैसे पहले मैंने बताया था, शेड्यूल 2 deals with the provisions of salaries of these constitutional personalities. Okay, statement 3 दिया हुआ है, the governor appoints the state election commissioner on the advice of election commission. Okay, ये तीसरा स्टेटमेंट है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। और चौथा स्टेटमेंट है, द टर्म ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इज अप टू 6 years और 65 years ऑफ एज। तो ये उनके टर्म ऑफ ऑफिस से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ दीज। इसका मतलब 3 स्टेटमेंट्स इसमें फॉल्स होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ इलेक्शन कमिश्नर? नॉट द वर्क। ओके, ये चीज आपको माइंड करनी होती है हमेशा, इसमें नॉट पूछा हुआ है। तो टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब स्टेट का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनका चुनाव तो कंडक्ट करवाते हैं। ओके, पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, अप्रूवल ऑफ सेटिंग अप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को सेटअप करते, अप्रूवल करते हैं क्या? उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, डिसाइडिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय यूजिंग हिज डिस्क्रिशन पावर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी होते हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन पे डिसीजन लेते हैं क्या? और फिर फोर्थ स्टेटमेंट दिया हुआ है, एडवाइजिंग द गवर्नर ऑन द मैटर ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है हमारी स्टेट की, जो अपर हाउस है, उसके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में क्या वो एडवाइस करते हैं। सो दिस इज अगेन बेस्ड ऑन दी फंक्शंस। ये फंक्शंस वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछा है इलेक्शन कमिश्नर के फंक्शंस पे। तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि हमको कौन सी चीजें पढ़नी है प्रीलिम्स के हिसाब से। कुछ क्वेश्चंस और हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्रोसीजर शुड बी फॉलोड टू रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मतलब ये रिमूवल पे क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, उस तरीके से ही इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव करवाने का प्रोविजन दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, सो दैट उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रहे और इंडिपेंडेंस उनकी बरकरार रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हुज इलेक्शन इज नॉट हेल्ड। ओके, यू हैव टू माइंड दिस वर्ड, हुज इलेक्शन इज नॉट हेल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो आपको पता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, लोकल इलेक्शन जो है वो 243 आर्टिकल के अंदर दिए हुए हैं, जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद आए थे। अदर देन दैट ये तीनों इलेक्शंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर करवाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्वालिफिकेशंस है, विच क्वालिफिकेशन इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं दी हुई है कि उनको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए या एक आईएएस होना चाहिए या एज कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी बात नहीं करता है। नाउ वी विल सी दी स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आप आर्टिकल याद कर लेंगे कि कौन से आर्टिकल में इलेक्शन कमिश्नर के बारे में दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में बेसिकली चीज़ों को डील करता है। ओके, कौन कौन से इलेक्शंस होल्ड करता है, चाहे वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए हो, राज्यसभा के मेंबर्स के लिए हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन हो। ओके, तो कौन कौन से इलेक्शन होल्ड करता है, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको प्रीलिम्स में। ओके, व्हाट इलेक्शन डज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होल्ड्स, ये दोबारा से मैंने रिपीट हो गया है गलती से। कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, किस तरीके से कंपोजिशन होती है, कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उसके बाद एडिशनल जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनका नंबर क्या रहता है। और ये वाला क्वेश्चन इससे लिंक्ड है, इंडिपेंडेंस के बाद कभी इलेक्शन कमिश्नर्स का नंबर कुछ था, उसके बाद जब वोटिंग एज 1989 में 21 साल से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी, तो नंबर ऑफ वोटर सिग्निफिकेंटली बढ़ रहे थे। तो उस वर्कलोड को कैप्चर करने के लिए, उस वर्कलोड को एसिमुलेट करने के लिए एज नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स को बढ़ाया गया था कुछ टाइम के लिए, उसके बाद दोबारा से कम कर दिया गया। तो फिलहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस ईयर में इलेक्शन कमिश्नर्स बढ़ाए गए थे या कितने मैक्सिमम इलेक्शन कमिश्नर्स रह चुके हैं इंडिया में। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, पावर शेयरिंग बिटवीन, ये वाला क्वेश्चन कि टेन्योर क्या होता है उनका, क्या 6 years और 65 years ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर वगैरह, रिटायरमेंट की एज क्या होती है और रिमूवल का प्रोसेस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा रिमूवल होता है। तो इस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिमूवल ऑफ
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उसके ऊपर आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको बताना है कि इस तरीके से आपको, आप ये भी लिख सकते हैं अगर 3 मार्क्स में पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा रिमूवल प्रोसेस है, बट वो तो हम सिमिलैरिटी बता रहे हैं। आप डिटेल में बताएंगे कि यहाँ से रेजोल्यूशन जनरेट होगा, उसके बाद हाउस से पास होगा 3/4 मेजोरिटी से, उसके बाद दूसरे हाउस में जाएगा, वहां पे भी किस तरीके से पास होगा, पूरा प्रोसेस आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावर शेयरिंग बिटवीन इलेक्शन कमिश्नर्स। तो इस पे क्वेश्चन था, एक ट्रू फॉल्स वाला स्टेटमेंट हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में देखा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स के बीच में पावर शेयरिंग किस तरीके की होती है, या क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ चेयर करते हैं चेयरमैनशिप को, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को हेड करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चीफ बोला जाता है, और बाकी फंक्शंस क्या उनके सेम होते हैं, इस चीज को आपको समझना होगा। पावर्स क्या सेम होते हैं, इस चीज को आपको समझना होगा। व्हाट मेक्स इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट, दिस इज द मेंस क्वेश्चन। इलेक्शन कमीशन अपना इंडिपेंडेंस, अपनी स्वतंत्रता किस तरीके से मेंटेन कर पा रहा है, इस पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपको। इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें कि उसको इंडिपेंडेंट क्यों बोला जाता है। बहुत डिटेल में हम प्लस क्लास में देखेंगे, लक्ष्मीकांत में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं एम लक्ष्मीकांत बुक में, कि हाउ इज इलेक्शन कमीशन मेंटेनिंग इट्स इंडिपेंडेंस, क्या क्या पावर्स होते हैं उनके पास। ओके, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये अगेन मेंस का क्वेश्चन है। इसको आप 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, एडवाइजरी फंक्शंस और क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस। ओके, इन तीनों हेड्स में आपको पढ़ना है फंक्शंस के बारे में, और इस हेड्स में जब आप पढ़ के आंसर लिखेंगे मेंस में, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, दिस कैन इवन बी आस्क्ड इन 15 मार्क्स। मेंस में ऐसे टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि काफी बड़ा हो जाता है। उसके बाद कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपके लिए लिख के रखे हैं, आप इस तरीके से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लें। लाइक आर्टिकल 324, इसके बारे में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, आपको 3 स्टेटमेंट लिखने होंगे। टी.एन. शशांक सर बहुत फेमस और बहुत रेवोल्यूशनरी इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनके टाइम पे ही बोला जाता है इलेक्शन कमीशन में सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स आए थे और इलेक्शन कमीशन सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट और पावरफुल बना था। सो हिज नेम ऑब्वियसली डिजर्व्स अपलॉज। वी.एस. रमादेवी एकमात्र महिला इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुकी हैं, क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीलिम्स में इनके बारे में, तो ये आप 3 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन अपने आप में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, जिसमें आप आर्टिकल बताएंगे, उसका फंक्शन बताएंगे। ओके, इसी तरह स्टेट इलेक्शन कमीशन पूछा जा सकता है, आप आर्टिकल बताएंगे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद फॉर्म हुआ, और फंक्शन बताएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप उनके चेयरमैन का नाम बता सकते हैं उसमें तीसरे स्टेटमेंट में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये 3 मार्क्स में आ सकता है, तो आप बताएंगे कि कौन से आर्टिकल के तहत है, क्या है, और नाम बता सकते हैं जो प्रेजेंट में करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। बूथ कैप्चरिंग एक टर्म है जो 3 मार्क्स में पूछी जा सकती है, और इस तरीके की इलेक्शन से रिलेटेड दूसरी टर्म्स भी मैंने इनको बस एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा है। बैलेट पेपर, वीवीपैट, क्योंकि अब इंट्रोड्यूस हो चुका है तो वीवीपैट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको फुल फॉर्म लिखना है, उसका फंक्शन लिखना है, क्यों लाया गया ये आप लिख सकते हैं। ईवीएम के बारे में पूछा जा सकता है, तो ईवीएम के बारे में आप फुल फॉर्म लिखेंगे, क्या फंक्शन सॉल्व कर रही हो, कब से इंट्रोड्यूस हुई है, इस तरीके के कोई भी 3 स्टेटमेंट के साथ आप अपना 3 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द स्ट्रैटेजी फॉर स्टडीइंग इलेक्शन कमीशन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डिटेल्स हम अनअकैडमी प्लस क्लास में कवर करेंगे, जिसके लिंक्स शेयर कर दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।